हेलो फ्यूचर सीएस, दिस इज सीएस पर सिंगल दिस साइड और आज है असेसमेंट प्रोसीजर के आपके दर्द को दूर करने का दूसरा दिन, है ना। तो अब ये आज का टॉपिक तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोल दूं, ये नोट्स लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो और तो और यूट्यूब को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट लेक्चर आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मैं इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, रील डालता हूँ, जिसपे आपको क्विक रिविजन हो जाएंगे, क्विक रिकैप्स हो जाएंगे सब चीजों के, और बहुत सारे कंटेंट मिलता है आपको टैक्स से रिलेटेड ही। तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो देखो, कल हमने बर्ड्स आई व्यू लिया था पूरे के पूरे असेसमेंट प्रोसीजर का। अब उसको शुरू से एंड तक देखेंगे और इस लेक्चर में हम पैन और आधार के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ बेसिक बेसिक होगा, मतलब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये असेसमेंट प्रोसीजर के लिए बेसिक है, क्योंकि सबसे पहले हमें रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास पैन होना जरूरी है, पैन होने से पहले हमारे पास आधार कार्ड होना जरूरी है। तो सबसे पहले पैन के बारे में पढ़ते हैं। पैन के बारे में बोला गया है सेक्शन 139A में। पैन क्या है? पैन इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर। अब जैसे आप बैंक में जाते हो, जब आप बैंक में जाते हो, मान लो आपको कैश डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, आप मान लो कैश विड्रॉ करने गए, है ना। अब आपने बोला कि मेरे को 10,000 का कैश विड्रॉ करके दे दो मेरे बैंक अकाउंट से। वो कहेगा अच्छा आपके बैंक अकाउंट से? भाई तुम्हारी शक्ल से थोड़ी ना बैंक अकाउंट खोला हुआ है, तुम्हारी शक्ल से मुझे थोड़ी ना पता है कि कितना बैलेंस है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तुम्हें कैश दे देना चाहिए नहीं दे देना चाहिए। और तो और वो बैलेंस डिडक्ट कहां से करूंगा? उसके लिए एक खाता बना हुआ है। बैंक अकाउंट का एक नंबर है, 16 डिजिट का यूनिक नंबर होता है बैंक अकाउंट का। तो वो बैंक अकाउंट का जो यूनिक नंबर होता है, ऐसी ही एक यूनिक 10 डिजिट का नंबर होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी कि अब मैं जाऊंगा, मैं उससे कहूंगा कि भाई मेरी ये इनकम है, ये मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो वो कहेगा भाई कौन हो तुम, कौन नहीं हो, तो मेरे को मैं कैसे पहचानूं? तो वहां पे उसके लिए एक पैन नंबर होता है। या एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि एक कंपनी में आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं। अब जब कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है कि हजारों में एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज का कोड होता है। तो एम्प्लॉइज को पहचानने के लिए एचआर उनका नाम वाम से नहीं पहचानते, क्योंकि मल्टीपल नेम्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल डिटेल्स मैच करती हैं, तो फिर इसलिए वो एक कोड देते हैं जो कि यूनिक होता है। तो वही चीज है, यूनिक का 10 डिजिट का जो आपका अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर नंबर है, उसे बोलते हैं पैन, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। ये नंबर कैसा होता है? देखो, इसमें अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, इसमें 5 डिजिट्स आती है, पहले 5 अल्फाबेट्स आते हैं, फिर 4 नंबर्स आते हैं, फिर उसके बाद एक अल्फाबेट आता है। इसमें जो फोर्थ वाला होता है, ये दिखाता है आपका स्टेटस, यानी कि स्टेटस, ओह आप अमीर हो, है ना। अब पी, पी का मतलब पुअर हो, अरे भाई वो वाला स्टेटस नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक पर्सन हूं, तो मेरे लिए पी लिखा होगा। एक कंपनी है उसके लिए सी लिखा होगा, फर्म है उसके लिए एफ लिखा होगा, ट्रस्ट है उसके लिए टी लिखा होगा। ऐसी जो भी आप हो, है ना, जिस भी तरीके का आपका स्टेटस है उसके हिसाब से उसका इनिशियल यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद एल होगा, मतलब लास्ट नेम का इनिशियल। जो फिफ्थ नंबर है, जो फिफ्थ होता है वो होता है लास्ट नेम का इनिशियल। यानी कि जैसे कि मेरा नाम स्पर्श सिंघल है ना, तो लास्ट नेम मेरा सिंघल है, तो मेरा एस से स्टार्ट होता है। तो मेरे जो पैन कार्ड है उसमें ये फोर्थ और फिफ्थ जो है ये पीएस है। पीएस यानी कि पी मैं पर्सन, और एस यानी कि मेरा सिंगल, वो दिखाता है, ठीक है। नंबर्स और बाकी चीजें ये रैंडमली होती है, ये अपना सीरीज वगैरह हिसाब से देते रहते होंगे, जो भी है वो रैंडम होती है, ठीक है। इसके बाद अब पैन किसके के पास होना चाहिए? पैन किसके पास होना चाहिए? जिसको इनकम टैक्स को ट्रेस करना है। देखो, बैंक अकाउंट नंबर किस किस के पास होता है? बैंक अकाउंट नंबर उसके पास होता है जिसको बैंक में पैसे जमा करने हैं या निकालने हैं, है ना। फालतू में तो कोई बैंक अकाउंट खोलेगा नहीं। जिसको यूपीआई ट्रांजेक्शन है, कुछ भी चीज है, बैंक अकाउंट का से कुछ करना है तभी तो वो बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा। एम्प्लॉय होगा कभी तभी तो उसे एम्प्लॉय कोड मिलेगा। तो वही चीज है, जब उसको आईटीआर भरनी हो या कुछ भी चीज है, या फिर पैन से रिलेटेड, मतलब इनकम टैक्स वालों को जब भी किसी पर्सन को ट्रेस करना है, जब भी किसी पर्सन को ट्रेस करना है, उसकी जानकारी रखनी है अपने पास, तो उस बंदे को उसने यहाँ पे इंक्लूड किया। उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो उसके पास पैन होना जरूरी है, जिससे जिससे कि मैं इसको ट्रेस कर पाऊंगा, ठीक है। किस किस को ट्रेस करना चाहते हैं, किस किस के पास पैन होना चाहिए? पैन होना चाहिए उस पर्सन के पास जिसकी भी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो भाई ठीक है, रिबेट वगैरह मिलती है, सब चीजें, लेकिन टैक्स लगने की चांसेस तो है ना। तो इसलिए वो कहता है कि तुम एक काम करो, जिस साल तुम्हारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा टोटल इनकम हुई, जिस साल भी हुई, उस साल के बाद भी तुम्हें 2 महीने और दे रहे हैं। यानी कि असेसमेंट ईयर का तुम्हें 31 मई तक, अप्रैल और मई तुम्हारे पास है, ये साल तो था ही तुम्हारा कमाने वाला, उसके बाद 2 महीने और दिए हैं तुम्हें, अप्लाई कर दो 2 महीने, उसके बाद भी 2 महीने के अंदर अंदर, है ना। फिर बोलते हैं कोई भी बिजनेस प्रोफेशन है जिसकी सेल एक्सीड कर गई है या फिर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड है 5 लाख से ज्यादा, अगर तुम्हारी सेल लगता है कि 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी इस साल, तो इसी साल में कर दो। इनके लिए 2 महीने एक्स्ट्रा नहीं है, इनको नहीं दे रहे 2 महीने एक्स्ट्रा, इनको कहना है कि तुम मार्च तक में कर दो, ठीक है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर से पहले पहले कर दो पैन अप्लाई। चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, कुछ नहीं बोला अमाउंट अमाउंट, सीधे चैरिटेबल और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन को तो पैन चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए बोला कि भाई तुम तो अप्लाई कर दो, ड्यूरिंग द ईयर कर दो, जिस भी साल तुम बने हो उस साल के ड्यूरेशन में किसी भी दिन करो। कोई भी रेजिडेंट, नॉट इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं, चाहे वो रेजिडेंट कंपनी हो, चाहे वो रेजिडेंट फर्म हो, चाहे वो रेजिडेंट आपकी एचयूएफ हो, चाहे कुछ भी हो रेजिडेंट,
कम इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी रेजिडेंट है तो वो ट्रांजेक्शन करता है 2.5 लाख या उससे ज्यादा, 2.5 लाख या उससे ज्यादा, ठीक है। ये इक्वल टू मोर देन है, ये ऐसे एरो नहीं बन रहा, मतलब वो इम्प्लाइड वाला एरो नहीं है, ये इक्वल टू और मोर देन है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो 2.5 लाख या उससे ज्यादा, तो तुम्हें फिर तुम्हें भी 2 महीने दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 2 महीने और दिए जाएंगे, और तुमसे बोला जाएगा कि भाई 2.5 लाख की तुमने ट्रांजेक्शन करी थी तो तुम पैन तो अप्लाई करो। और जिस भी पर्सन ने, यानी जिस भी रेजिडेंट ने ये ट्रांजेक्शन करी, उस रेजिडेंट के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ या प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी है इनका, वो उनको भी अप्लाई करना होगा उसी टाइम लिमिट में, यानी 2 महीने दिए गए असेसमेंट ईयर के भी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर भी करो, 2 महीने और दिए गए, मतलब एक्स्ट्रा 2 महीने दिए गए हैं, ठीक है। फिर एक रूल कहता है, ये आता है सेक्शन, ये कहता है सेक्शन, ठीक है। फिर इसने इन्होंने बोला था कि प्रिस्क्राइब, इन्होंने बोला कि सीजी और सीबीडीटी में से कोई भी चाहेगा तो प्रिस्क्राइब कर देगा कि ये जना भी करो, इनको भी पैन अप्लाई करना है। तो इन्होंने कुछ प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, वो ये हैं, क्या है वो देख लेते हैं। इनके अलावा और भी कर सकता है, बट अभी इनको कर रखा है। वो एक रूल 114 बी ए में किया है, वो क्या कहता है कि एग्रीगेट कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं 20 लाख या उससे ज्यादा, या फिर ओपन करते हैं करंट अकाउंट या सीसी, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। आप एक अकाउंट में, सबसे पहले तो आप अगर करंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो आपको पैन अप्लाई करना ही पड़ेगा। कब? करंट अकाउंट जब भी ओपन करना है उससे एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, यानी कि जब भी मेरे को आज मान लो 14 को, मेरे को 14 अप्रैल को मेरे को सीसी अकाउंट अपना ओपन करना है, या फिर मेरा करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट, कोई भी अकाउंट ओपन करना है 14 को करना है, तो 7 तक, मैक्स 7 तक, 7 अप्रैल तक मेरे को अप्लाई कर देना है, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मेरे को पैन अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब पैन आना है वो अलग बात है, एप्लीकेशन की लिमिट्स हैं ये सारी, ठीक है। पैन आना नहीं जरूरी नहीं है, एप्लीकेशन की लिमिट्स है, यानी कि आप 7 दिन पहले कर दो। अब क्या डिपॉजिट, ठीक है, ओपन करने के लिए हो गया, इसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉल की बात आई। अब डिपॉजिट और विड्रॉल का मतलब क्या हुआ, मैंने मान लो ड्यूरिंग द ईयर मैं 12 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने 10 लाख रुपए उसमें से विड्रॉ करना है। अब जब मैं 10 लाख विड्रॉ करने जाऊंगा तो मैं क्या 10 लाख विड्रॉ करने से 7 दिन पहले पैन अप्लाई करूं? मैं विड्रॉ करने से 7 दिन पहले अप्लाई करूं पैन? देखो, ये जो 20 लाख की लिमिट है ना, ये डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए अलग अलग है। 12 लाख और 10 लाख को प्लस करके 22 लाख करके 20 लाख से ऊपर बोल के फिर उसके बाद 7 दिन पहले अप्लाई करना, ये नहीं बोलना, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। क्या होता है, 12 लाख से तो 20 लाख से कम है, और तो और जो 10 लाख है वो भी 20 लाख से कम है ना, उल्टा लगा रहा हूँ साइन में। यहाँ पे 12 लाख जो है वो भी 20 लाख से कम है, 10 लाख भी 20 लाख से कम है, तो इसमें नहीं करना। अगर आपने 22 लाख जमा करने हैं तो फिर चाहिए होगा, या फिर आपके पास आपने 12 लाख इस साल जमा करे लेकिन ऑलरेडी पड़े थे पैसे, तो अब आपको विड्रॉ 21 लाख 22 लाख करने हैं, तो आपको करना होगा पैन अप्लाई, ठीक है। 20 लाख अलग अलग देखा जाएगा। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया, ये एग्जाम्पल्स आप नोट भी कर सकते हो, ये नोट्स आप प्रिंट आउट लेके रखो, उसमें साइड साइड में मैंने बहुत सारी जगह मार्जिन वगैरह, ये काफी मार्जिन वगैरह दिए हैं, बीच में जगहें हैं, सब जगह कुछ भी लिखो, भर भर के लिखो, ऊपर नीचे सब जगह भर भर के मार्जिन दिए हैं, बीच बीच में बहुत जगह मैंने चार्ट्स के, क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहे थे चार्ट्स, तो मुझे गैप देना पड़ा, मतलब वो भी है, और ये भी था कि भाई स्टूडेंट्स नोट्स लिख लेंगे, वो भी अपना ठीक रहेगा, ठीक है। अब इन लोगों को तो पैन अप्लाई करना है, इस दिन तक करना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कुछ कुछ को नहीं करना, कुछ कुछ को नहीं करना, एग्जेम्प्ट किया, किस किस को किया, इन्होंने कहा एक तो एनआर यानी कि नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी जिसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, किसी भी रीजन से, कौन सा रीजन, यार ये रीजंस जानने के लिए ना, आपको सच बताऊं, इनका एक चैप्टर है एनआरएफसी का, इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपका एनआर टैक्स चैप्टर है, वो चैप्टर में आपको पता चलेगा कि क्यों एनआरएफसी को किस किस रीजन से, किस किस सेक्शंस के अंदर में उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि उनकी इंडिया से भी इनकम होती है, तभी भी नहीं जरूरत पड़ती। वो रीजंस आपको तब समझ में आ जाएंगे, यहाँ पे मैं उसको नहीं कवर कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अब देखो, अगर उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी, चाहे उनकी इंडिया में इनकम है, अगर जरूरत ही नहीं है, जब रिटर्न ही फाइल नहीं करनी तो पैन लेके क्या करेंगे, मतलब पैन ठीक है, पैन नहीं ले रहे तो लेकिन कुछ डिटेल्स दे दो, उनसे कहेंगे एनआरएफसी से कि यार तुम अपना नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एड्रेस कहाँ का, जहां पे तुम रेजिडेंट हो, जिस कंट्री में तुम रेजिडेंट हो उसका एड्रेस, वहां एक डिक्लेरेशन दो कि हाँ मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हूं, और वहां का टिन यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक नंबर है, जैसे कि पैन जो है, इंडिया का जो टिन है, इंडिया का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक नंबर है, वो पैन है। तो जो बाहर का टिन होगा, जो बाहर का पैन कह लो, वो और दे दो मुझे, ठीक है। अब पैन का क्या करना है, ये तो हुई एप्लीकेशन की बात। अब हो गया पैन अप्लाई कर दिया, मेरे पे आ गई, मैं पैन का क्या करूं, मैं पैन से, मैंने पहले बोला, आईटीआर फाइल करने के लिए पैन चाहिए, ठीक है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए पैन चाहिए, इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट एक अथॉरिटी को जो भी रिटर्न भेजोगे, कुछ भी रिटर्न भेजोगे उनकी अथॉरिटी को, वहां पे आपको पैन चाहिए, यही चाहिए। और तो और उस रिटर्न को फाइल करने से पहले पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना होता है, तो उसके लिए आपको चालान क्रिएट करना होता है कि भाई मैं पेमेंट कर रहा हूँ, चालान निकालो। तो वो जो चालान करना होगा, पेमेंट करनी होगी, कोई भी पेमेंट करनी है पूरे एक्ट के अंडर में, तो उसके लिए भी पहले पैन चाहिए। वही बात है ना, बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना है तो भाई किस बैंक अकाउंट में डालूं, पता नहीं है, तो ये आप टैक्स दे रहे हो तो किस पैन के अगेंस्ट एडजस्ट करूं, किसकी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट करूं, किसकी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट करूं, मुझे भी तो जानना है। तो उसके लिए पैन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इस रूल के हिसाब से 114B के हिसाब से तो चाहिए पैन। अभी 114B की ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, ये रही, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, देखो ये रही इतनी सारी ट्रांजेक्शंस, ये रही इतनी सारी ट्रांजेक्शंस, नीचे अलग पेज पे भी एक और ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं एक दो। ये इतनी सारी ट्रांजेक्शंस इस रूल में बोला गया है कि इन ट्रांजेक्शंस पे आपको पैन देना ही देना है, कोट करने के अंदर, ठीक है। लेकिन इन ट्रांजेक्शंस पे किसको पैन नहीं देना, नॉट एप्लीकेबल है ये वाला रूल, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कॉन्सुलर ऑफिस को और एनआर यानी कि नॉन रेजिडेंट को, इन लोगों को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल से देखो, जैसे पहला नेचर, पहली ट्रांजेक्शन क्या है, पहली ट्रांजेक्शन ये है कि अगर आप मोटर व्हीकल को परचेज या सेल कुछ भी करते हो, या फिर आप बैंक के साथ कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, लेकिन वो अकाउंट बेसिक सेविंग यानी कि जीरो बैलेंस वाला बेसिक सेविंग अकाउंट ना हो और टर्म डिपॉजिट ना हो, टर्म डिपॉजिट नहीं यानी कि टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी, एफडी ना हो, और ये जीरो डिपॉजिट वाला अकाउंट ना हो बेसिक वाला सेविंग का, इन दोनों के अलावा कोई भी बैंक ओपन करने के लिए भी आपसे पैन मांगेगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करना है, चाहे अकाउंट नहीं है, डेबिट कार्ड तो बिना अकाउंट के नहीं निकलेगा, क्रेडिट कार्ड हो जाता है, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अगर लेना है तो उसके लिए भी आपको पैन देना ही देना है, डीमेट अकाउंट खोलना है उसके लिए भी पैन देना ही देना है, ऑल सच ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन में पैन देना ही देना है, इसमें कोई अमाउंट की लिमिट भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिक और टीडी क्यों, एफडी पे क्यों नहीं देना, क्योंकि एफडी के लिए अलग लिमिट्स हैं। एफडी के लिए बोला गया है कि अगर आप एफडी कराते हो किसी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, निधि कंपनी में, एनबीएफसी, कहीं भी एफडी कराते हो, और वो एक एफडी 50,000 से ऊपर होती है, एक एफडी ही 50,000 से ऊपर होती है, तो उसे एक एफडी पे भी देना है। या फिर आपकी काफी सारी एफडी है, मान लो आपने 40-40,000 की एफडीज कराई है, लेकिन कराई है 20 एफडी, तो ये हो गए 8 लाख रुपए, यानी कि ओवरऑल पूरे साल में जो एफडी कराई है, पूरे साल में जो एफडी कराई है सारी की सारी, वो सारी की सारी एफडी 5 लाख से ऊपर हो गई है, तो भी आपको फिर अगली एफडी पे आपको पैन देना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख के ऊपर क्रॉस जैसी हुई जिस एफडी से, उस एफडी में आपको पैन देनी पड़ेगा, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट के लिए यहाँ पे लिमिट्स है, इसलिए यहाँ से एक्सक्लूड किया कि ऑल सच ट्रांजेक्शन से, और बेसिक सेविंग का तो जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए निकाला, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रांजेक्शन हैं और टर्म डिपॉजिट का जो हमने देखा, ये ट्रांजेक्शन हैं, इन ट्रांजेक्शन में पैन देना है, सबको देना है, ठीक है, जिसके पास पैन है सबको देना जरूरी है। तो लेकिन सीजी, एसजी, काउंसलर ऑफिस और जो आपका एनआर है, इनको नहीं देना, ठीक है। इसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल ये रूल इन चारों जनों को, ठीक है। इसके बाद क्या क्या बोलता है, अगर आप पेमेंट करते हो 50,000 से ऊपर कैश में, ऑनलाइन कर रहे हो चेक से कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कैश में 50,000 से ऊपर कर रहे हो किसी होटल को, रेस्टोरेंट को, और ट्रेवल कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, या फिर परचेज कर रहे हो फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम, एक बारी में पेमेंट कर रहे हो इनको, इन चीजों के लिए, और वो भी कैश में, तब आपको पैन देना है। यानी कि इनसे बोला गया कि यार अगर तुम्हारे पास कोई घूमने फिरने खाने पीने कोई आया और 50,000 ऊपर कैश दे रहा है, कुछ भी और दे रहा है तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, दे रहा है देने दो, लेकिन अगर कैश दे रहा है तो एक शक तो होता है कि यार इस पे इतना कैश कहां से आया, ये तो उड़ाने वाली जगहें हैं, ये कहां से आया कैश। तो ये कहता है कि इन लोगों से बोला कि क्योंकि ये यहाँ पे उड़ाने आया अपना कैश, तो अगर वो 50,000 से ज्यादा एक ही ट्रांजेक्शन में कर रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन में कर रहा है, एक टाइम में पे कर रहा है, तो तुम उसका पैन ले लो और हमें बताओ, हमें रिपोर्ट करो कि इसने ऐसे कैश दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है अगर आपको परचेज करनी है कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट, बॉन्ड किसी भी कंपनी के या आरबीआई के, और डिबेंचर किसी भी कंपनी के, ठीक है। म्यूचुअल फंड यूनिट, बॉन्ड किसी भी कंपनी या आरबीआई के, और डिबेंचर किसी भी कंपनी के आपको खरीदने हैं 50,000 से ऊपर, तो देना है, ठीक है। इसके बाद बोलता है डिपॉजिट किया है किसी भी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या आपने परचेज किया है बैंक ड्राफ्ट, या आपने बैंकर चेक को परचेज किया है, या फिर पे ऑर्डर को परचेज किया है, तो अगर ये चीजें करी हैं और ये करने के लिए कैश यूज किया है, देखो यहाँ पे डिपॉजिट की बात छोड़ा जाए तो ये परचेज करने के लिए कैश दिया, या फिर डिपॉजिट कर रहे हो कैश एक सिंगल डे में, एक ही दिन में कैश 50,000 से ज्यादा, तो पैन देना जरूरी है। टर्म डिपॉजिट वाला हमने देख ही लिया है, 5,000 और 5 लाख वाली लिमिट। उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी ये सारे थे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर वगैरह वगैरह, तो इसमें ये आपने एग्रीगेट खरीदे हैं, है ना, एग्रीगेट ये वाले लिए हैं, इनको आपने परचेज किया है 50,000 से ज्यादा किसी भी ईयर में, ओके, तो आपको पैन देना पड़ेगा।
वैसे तो बताऊँ, अगर आपको ये चीज़ें लेनी ही है चेक वेक, तो यार ऑब्वियसली आपका वहाँ पे अकाउंट होगा। अकाउंट खोलने के लिए वो वैसे ही पैन माँग रहे हैं, तो आपको बार-बार पैन नहीं देना पड़ता। वो एक बार अकाउंट खोलने के लिए पैन ले दो, ये सब चीज़ें अपने आप चलती रहती है। ये नहीं कि बार-बार हर बार तुम गए हो तो पैन माँगते रहोगे। वो ये है कि अगर बाय चांस उनके पास पैन नहीं है और ये ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हो, तो वो पैन माँग लेगा आपसे। अब बाय चांस कैसे पैन नहीं होगा उनके पास, या जब ओपन करने के लिए पैन चाहिए ही चाहिए, तो फिर कैसे नहीं होगा? देखो, होता क्या है, जब मैं छोटा था, तो जब मैं बड़ी शरारत कर तो उस समय पे क्या था कि नोटबंदी हुई, हाँ, डिमोनेटाइज़ेशन हुआ जो मैं बता रहा था। उस समय पे मेरा बैंक अकाउंट खुला, क्योंकि उस समय पे थोड़ा बहुत कैश जमा करना था वहाँ पे, है ना? तो मेरा बैंक अकाउंट खुला ताकि मेरी लिमिट यूज़ हो जाए। अब मेरा बैंक अकाउंट खुला, लेकिन मैं तो उस समय बहुत छोटा था, उस समय मैं 8th क्लास में था। अब यार 8th क्लास के बच्चे के पास मेरे पास कोई इनकम ही नहीं थी, ठीक है? जब मेरे पास कोई इनकम ही नहीं थी, तो मैं पैन का क्या करता, है ना? ना मुझे आईटीआर बनना, ना कुछ करना था, तो मेरे पास पैन नहीं था। लेकिन बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी इनकम होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा पैन की जगह मैंने एक फॉर्म 60 होता है, ठीक है? फॉर्म 60 देते हैं, अगर मेरे पास पेन नहीं है और मेरे को पेन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे को पेन कोट करने की ज़रूरत है, तो मैं फॉर्म 60 दे देता हूँ, ठीक है? फॉर्म 60 मैंने दिया, अब फॉर्म 60 देके मैंने बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, ठीक है? उसके बाद बैंक अकाउंट तब ओपन करा लिया, लेकिन अब मेरी इनकम हो गई है, अब मैं कमाने लगा हूँ। अब मान लो मैं कैश 60,000 जमा करने गया, तो कहेगा ये तो 50,000 से ज़्यादा है, इन अ डे आ गए हो, तो मुझे पेन दो, मुझे पेन दो, मुझे पेन दो, मुझे पेन दो, है ना? तो वो उस समय पे पैन मांगेगा। तो वही चीज़ है कि ये ट्रांज़ैक्शंस इसलिए बोली गई हैं कि इन केस आपने ओपनिंग के टाइम पे नहीं दिया था, तो ये लिमिट्स लगा दी कि भई अगर आपने मान लो कैश डिपॉज़िट किया, उससे ये चीज़ें परचेज़ करी, जो भी सब चीज़ें टर्म डिपॉज़िट किया, ये सब चीज़ें करी, तो उस समय पे बोला गया है, उस टाइम के लिए बोला गया है ऐसे केस में कि भई आप पैन दे दो। अब भई मेरे पास मेरे बैंक में पैन लिंक्ड है, मेरी केवाईसी हुई हुई है। अब वहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, कितने की भी एफडी कराऊँ, चाहे 50 लाख की एफडी कराऊँ, वो बार-बार थोड़ी ना पैन माँगेंगे माँगेंगे मेरे से, ठीक है? फिर उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अगर मैं पेमेंट 50,000 से ज़्यादा कर रहा हूँ, इसमें कोई कैश वैश नहीं बोला गया है, एग्रीगेट पेमेंट ही मैं 50,000 से ज़्यादा कर रहा हूँ एलआईपी की, तो फिर मेरे से पैन माँगा जाएगा। वैसे तो एलआईपी वाले ऑब्वियसली यार वो आईटीआर ही ले लेते हैं सबसे पहले तो, मतलब तुम्हारा लोन जो इंश्योर्ड अमाउंट है उसको सेटल करने के लिए, सेटल सॉरी इंश्योर्ड अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना दे सकते हैं इस बंदे को, उसके लिए वो पहले ही आईटीआर लेता है। लेकिन फिर भी ये बोला गया कि अगर 50,000 से ऊपर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको वहाँ पे पैन देना होगा। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आप कोई भी परचेज सेल कर रहे हो किसी भी सिक्योरिटी का या अनलिस्टेड शेयर का, और वो भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, तो आपको पैन देना होगा। अब सेल परचेज की बात आती है, तो भई लिस्टेड शेयर क्यों नहीं लिखा? अनलिस्टेड क्यों लिखा है? लिस्टेड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऊपर हमने देखा था डीमैट अकाउंट तो ओपन करने में भी आपको पैन देना है। तो जब डीमैट अकाउंट ओपन करने में पैन देना ही है, तो लिस्टेड वाले के लिए क्या मतलब? कि भाई डीमैट अकाउंट से ही होती है लिस्टेड की ट्रांज़ैक्शन, लेकिन अनलिस्टेड की ट्रांज़ैक्शन डीमैट के बिना हो जाती है। तो इसलिए अनलिस्टेड में बोला गया कि अगर 1 लाख से ऊपर की ट्रांज़ैक्शन करते हो, सेल या परचेज कुछ भी चीज़ करते हो या सिक्योरिटीज़ की करते हो, तो फिर आपको पैन देना पड़ेगा। उसके बाद बोलता है कि सेल परचेज अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की करते हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और उसकी अमाउंट या फिर एसडीवी कुछ भी चीज़ अगर 10 लाख से क्रॉस कर जाए, तो आपको सामने वाले को पैन देना होगा, रजिस्ट्रार को भी पैन देना होगा। उसके बाद ये बोलता है सेल परचेज़ करते हो किसी भी अदर गुड सर्विस की, जो ऊपर गुड सर्विस डिस्कस करी गई हैं, उनके अलावा किसी भी अदर गुड सर्विस की करते हो और 2 लाख से ऊपर ट्रांज़ैक्शन करते हो 1 दिन में, एक पर ट्रांज़ैक्शन, एक ट्रांज़ैक्शन 2 लाख से ऊपर करते हो, तो आपको पैन देना ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद बोलता है एक चीज़ के लिए और पैन देना ज़रूरी होता है, जब आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है, टीसीएस कलेक्ट होता है, तो उस टाइम पे जो डिडक्टी है, वो अपना पैन देता है कि भई तुम मेरा टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, तुम मेरे से टीसीएस ले रहे हो, डिडक्टर, कलेक्टर, तो भाई ये जब तुम जमा करोगे तो मेरे पैन पे जमा कर देना, ताकि मेरे 26 एएस में आ जाए, मेरे 26 एएस में आएगा तभी तो मैं रिफंड ले पाऊंगा, या तभी तो मैं अपनी टैक्स एडजस्ट कर पाऊंगा। तो वो कहता है कि ठीक है मेरे को पैन दो, पैन यहाँ पे भी देना होगा, फिर जाके वो स्टेटमेंट भी भरेगा, टीडीएस टीसीएस में भरेगा, सर्टिफिकेट देगा, उसके बाद ही जो डिडक्टेड डिडक्टी या फिर कलेक्टी है, उसके बाद उसके पास आपका उसके 26 ईयर्स में आपका टीडीएस टीसीएस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। माइनर के लिए मैंने बताया, माइनर को जब भाई इनकम इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका पैन अगर देना भी पड़ रहा है, कुछ बहुत ही जरूरी चीज है, कुछ भी है, तो पेरेंट या गार्जियन का पेन भी दे सकता है, या फिर आपको पेन नहीं देना, मतलब पेन है भी नहीं और आपको जरूरी भी नहीं है पेन लेना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ऊपर, तो उसमें फॉर्म 60 देना होगा। इसमें इंक्लूडेड होता है एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका कोई भी इनकम चार्जेबल ही नहीं है इंडिया में, तो उसको पैन की जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस उसको कहीं ना कहीं कोट करना पड़ रहा है फॉर एनी रीजन, तो वहां पे आपको फॉर्म 60 दे सकते हो, फॉरेन कंपनी भी दे सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया वाले ही देंगे, ठीक है, फॉरेन की कंपनी भी दे सकती है फॉर्म 60। इसके बाद वही बात, आधार नंबर और पैन जो है वो इंटरचेंजेबल होता है, पैन की जगह मैं आधार नंबर कोड कर सकता हूँ, आधार नंबर कहीं कोड करना है तो हमें पैन कोड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है पेनल्टी रिलेटेड टू पैन कार्ड जो है वो 10,000 रुपए की होती है, यानी कि अगर मान लो मैंने पैन कार्ड को कहीं कोड करना था, फॉल्स कोड कर दिया, मैंने डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा लिया, या पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी पेनल्टी, मतलब कुछ भी अपराध कर दिया मेरे पैन कार्ड से रिलेटेड, कुछ भी उल्टा सीधा कांड कर दिया पैन कार्ड से, तो भैया मेरे 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी, फिक्स है 10,000 की। और यहाँ पे मैंने वो लिस्ट बहुत बड़ी है, ये इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वो लिस्ट याद करके कोई फायदा नहीं है, पैन कार्ड से रिलेटेड जब भी दिखे 10,000 की पेनल्टी डाल दो सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है,
इसके बाद ये कहता है यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर सेक्शन आता है 139AA। ठीक है, 139AA आधार कार्ड का क्या कहता है कि कोट करना है, आधार कार्ड कब कब कोट करना है, मैंडेटरी है। आधार कार्ड का नंबर, आधार नंबर आपका कोट करना जरूरी है रिटर्न फाइल करते हुए, और तो और पैन को भी अप्लाई करते हुए। मैंने बताया ना, पहले आपका आधार आता है, फिर उसके बाद आप पैन अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद पैन से आप आईटीआर फाइल करते हो। ये अपना प्रोसेस है असेसमेंट प्रोसीजर का। तो वही है, पहले आधार नंबर तो आना पड़ेगा, उसके लिए वो आपका जरूरी है पैन में देने के लिए, और तो और रिटर्न ऑफ इनकम में देने के लिए भी। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर है ही नहीं, आपने लेकिन अप्लाई कर दिया और एनरोलमेंट आईडी आ गई है, 28 डिजिट्स की होती है, एनरोलमेंट आईडी आ गई है इनके आपके पास, तो नंबर की जगह अभी एनरोलमेंट आईडी कर दो। जब नंबर आ जाएगा बाद में अपडेट कर देना, अभी अपना काम तो करो, आरवाई तो भरो, रिटर्न तो भरो, पैन अप्लाई तो करो, अभी एनरोलमेंट नंबर कर दो, बाद में आपका आधार नंबर से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो अभी जो पैन कार्ड के लिए मैंडेटरी किया है ना आधार कार्ड, ये रिसेंटली किया है, मतलब 4-5 साल पहले किया है। लेकिन आधार तो बहुत पहले से चल रहा है, और पैन तो बहुत ही पहले से चल रहा है, पैन तो सदियों से चल रहा है अभी, जब से इनकम टैक्स एक्ट है ना। तो क्या होता था, अगर मान लो वो पैन आपको ऑलरेडी अलॉटेड है आधार के बिना, क्योंकि पहले आधार कार्ड की जरूरत नहीं थी पैन कार्ड लेने के लिए, लेकिन ये पहले से अलॉटेड है, तो आपको क्या करना है, आपको ये आधार और पैन को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, पोर्टल से होता था, लिंक हो जाता है। ठीक है, लिंक करना पड़ेगा अनलेस एग्जेम्प्टेड। अब एग्जेम्प्टेड कौन है कौन नहीं है, ये जब इंस्टीट्यूट नहीं चाहता हम जाने, तो तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें जो इंस्टीट्यूट चाहता है जानने को वो जान लो पहले, वो सीख लो, है ना। तो ये छोड़ो क्यों एग्जाम, लेकिन ये फिर भी इतना लिखा हुआ है कि लिंक करना पड़ेगा अनलेस एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है कि अगर भाई बिना आधार के पैन मिल गया था, लिंक करो, और अगर लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव हो जाएगा यानी कि आप ना आईटीआर फाइल कर सकते, आपका टीडीएस टीसीएस जो है वो हायर रेट पे डिडक्ट होएगा, कलेक्ट होएगा हायर रेट पे, 5% की जगह 20% लगेगा, है ना, 1% की जगह 20% ऐसा लगेगा, मतलब बहुत हायर रेट पे आपका होएगा अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है, यानी कि हम ये मानेंगे पैन है ही नहीं। ठीक है, उसी बेसिस उस हिसाब से आपकी सारी चीजें होंगी। अब उसको भाई पैन इनऑपरेटिव हो गया, मान लो आपने लिंक नहीं कराया और पैन इनऑपरेटिव हो गया, अभी पैन इनऑपरेटिव हो गया, उसको ऑपरेटिव करना है, उसको वापस से चालू करना है। अब उसको वापस चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई लिंक कर दो, भाई आधार पैन वालों को आधार नंबर लिंक करा के दे दो, गुलू गुलू करा दो उनका, जब उनका गुलू गुलू हो जाएगा तो वो ऑपरेटिव हो जाएगा, वापस से आपका पैन चलने लगेगा। तो उसके लिए लेकिन 1000 रुपए की अब फीस लगेगी, लेट फीस है, क्योंकि टाइम दिया गया था, वो टाइम बहुत साल पहले निकल चुका। तो आज के समय पे आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर किसी का पैन इनऑपरेटिव है आधार कार्ड लिंक ना होने की वजह से, तो उसको ऑपरेटिव कराने के लिए आपको आधार कार्ड लिंक कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद बोलता है यहाँ पे कि आधार नंबर कोट करने की जरूरत नहीं है किसको, एक ऐसे इंडिविजुअल को जो कि जख्मी है, जो कि जख्मी स्टेट में है, यानी कि ये ट्रिक है बस, जख्मी स्टेट्स, मैं कुछ नहीं बोल रहा जम्मू कश्मीर जख्मी है, मैं समय रैना की बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे है ना। तो जम्मू कश्मीर में है, असम में है, मेघालय में है, तो यहाँ पे आपका जो भी इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है इन स्टेट्स में, तो उसके लिए बोला गया कि ठीक है तुम कोई नहीं आधार नंबर कोट मत करो, चल जाएगा। इंडिविजुअल कोई 80 साल या उससे ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए बोला गया कि यार आप भी जख्मी हो। जख्मी से याद रखो कि यार इतनी एज में इंसान जख्मी हो ही जाता है, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, तो यार वो जख्मी स्टेट में है, जख्मी पोजीशन में है अपनी लाइफ के, तो वो इतना बड़ा इंसान कैसे आधार कार्ड के ऑफिस में जाएगा, वहां से कहेगा कि आप मुझे आधार नंबर बना के दे दो, फिर मैं कोट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो उससे कहता है कि ठीक है तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम सीनियर सिटीजन हो, तुम सीनियर हो, है ना। सिटीजन नहीं बोला मैं, तो बस 80 साल की वजह से बोल रहा हूँ, लेकिन 80 साल या उससे ऊपर के कोई भी इंडिविजुअल हो, या फिर तुम इस स्टेट्स में हो, तो तुम्हें पैन की जरूरत नहीं है। तुम एनआर हो, तुम नॉन रेजिडेंट हो, तुम इंडिया के हो ही नहीं, तुम नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो। जब तुम इंडिया के हो ही नहीं, तो आधार कार्ड तो इंडियंस की पहचान है ना, तो तुम तो इंडियन हो ही नहीं, तुम तो इंडिया के नॉन रेजिडेंट भी हो और सिटीजन भी नहीं हो, तो तुम्हें भी आधार कार्ड कोट करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें आधार कार्ड है ही नहीं और होगा भी नहीं तुम्हारे पे, तो कोट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम कर दिया। इसके बाद बोलता है इन केस आपको आधार कार्ड कोड करना था, आपको आधार कार्ड कोड करना था और आपने कोड नहीं किया, फेल हो गए, आधार कार्ड कोड नहीं कर पाए, है ना, तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि भाई आधार कार्ड कोड किए बिना यानी लिंक किए बिना आपने पैन से जैसे तैसे, वैसे आईटीआर अप्लाई होएगी नहीं, लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे आईटीआर भरी भी नहीं जाएगी, लेकिन अगर भर भी दे जो भी चीज है, बोला गया है कि रिफंड नहीं मिलेगा अगर आपने आधार कार्ड कोड नहीं किया, आधार नंबर। ठीक है, अगर आधार नंबर कोड नहीं किया रिफंड नहीं मिलेगा। और अब एग्जाम्पल से समझना, ठीक है, अब मान लो आपने ये अपना ईयर है 1/4/25, खत्म हुआ 31/3/26 को। ठीक है, इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी थी 31/7/2000, एक सेकेंड, आपको रिटर्न फाइल करनी थी 31/7/2026 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करनी थी और आपका रिफंड आया 31/8/2026 को। तो जब ये रिफंड आता है, तो जो भी रिफंड आता है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ से,
1/4/26 से, यहाँ से, इसके बाद से, ईयर एंड होने के बाद से जब तक रिफंड आएगा वहां तक 0.5% पर एनम पर मंथ, सॉरी पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब ये इंटरेस्ट तो मिलता है, ठीक है, लेकिन इन केस मान लो आपने अप्लाई ही 1 जून 2026 को किया था, जो आधार सॉरी लिंक लिंक जो किया आधार और पैन वो आपने इस डेट पे किया। इन केस आपने इस डेट पे लिंक किया तो क्या होएगा, वैसे आपको कितना इंटरेस्ट मिलना था, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 महीने का इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है, लेकिन 5 महीने का नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? देखो, इन ऑपरेटिव पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट फॉर इन ऑपरेटिव पीरियड। इन ऑपरेटिव पीरियड के लिए तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपने लिंक कराया, यहाँ पे ऑपरेटिव कराया, तो इस पीरियड के लिए ये 2 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आगे के 3 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी 5 के लिए नहीं, आपको 5 के लिए तो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, सिर्फ आपका इन ऑपरेटिव पीरियड के लिए इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, यही बात बोलता है। अगला एक लास्ट कॉन्सिक्वेंस और लास्ट टॉपिक आज का, बस उसके बाद एक आपका क्वेश्चन होएगा, फिर खत्म हो जाएगा आज की क्लास। यहाँ पे वो क्या बोलता है कि टीडीएस टीसीएस भी हायर रेट पे कटेगा। ओके, ये तो हमने पहले ही देख लिया था भाई, अगर पैन आधार लिंक नहीं किया आपने, कोट नहीं किया, तो फिर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनऑपरेटिव होगा तो यानी कि आपका टीडीएस टीसीएस हायर रेट पे कटेगा। ये तो पहले ही बता दिया था, ठीक है, ये इजी है। बट एक सर्कुलर आया जिसको मैं थोड़ा सा गौर से आपको समझाना चाहूंगा, ये अभी लास्ट ईयर ही आया था, 2025 में ही आया है, और 2024-25 से और उसके ऑनवर्ड से आया है। तो क्या कहता है ये सर्कुलर, क्या कहता है ये सर्कुलर, कहता है कि जब भी आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होना है, जब भी आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होना है, और उस समय इन केस आपका पैन ऑपरेटिव नहीं है ना, इन केस आपका पैन ऑपरेटिव नहीं है तो हायर रेट पे कटना चाहिए था, लेकिन 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 वो लोअर रेट पे ही कटेगा, वो लोअर रेट पे भी कटेगा अगर पैन को आप ऑपरेटिव कर दोगे 2 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होना था, हायर रेट पे होना था, लेकिन आपने 2 महीने के अंदर अंदर पैन ऑपरेटिव करा दिया, तो वो पीछे का टीडीएस टीसीएस जो था 2 महीने पहले कटा हुआ, वो लोअर रेट पे ही हो जाएगा, वो उस पर हायर रेट अप्लाई नहीं होगा, फिर वो लोअर रेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आया, वो लोगों ने कहा कि अभी तुम 2025 में लाए हो और कह रहे हो 24-25 से एप्लीकेबल है, यानी कि अगर मेरा कोई टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होना था 15 अप्रैल 2025 को, 24 को, 15 अप्रैल 2024 को, देखो मेरा टीडीएस टीसीएस 15 अप्रैल 2024 को होना था डिडक्ट, तो यहाँ से 2 महीने अगर मैं देखूं तो 15 जून 2024 तक मेरे को ऑपरेटिव करा देना था। लेकिन यार तुम तो सर्कुलर ही 2025 में लाए हो, यहाँ पे लाए थे ये लगभग 1 अगस्त को लाया था, जितना मुझे याद आ रहा है 1 अगस्त को लाए थे। अभी कह रहे हैं ये तो डेट कब की निकल चुकी, कब की, अब मैं कैसे करूं? तो वो बोलते हैं कि यार ठीक है, तुम एक काम करो, मैं क्योंकि ये अभी लाया हूँ इस सर्कुलर को, तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025, ये 1 साल 4 महीने का पीरियड, क्योंकि मैं सर्कुलर ही अभी आया है, ये डिपार्टमेंट कहते हैं मैं सर्कुलर ही भी लाया हूँ, तो इसलिए ये जो 1 साल 4 महीने है 24-25 से एप्लीकेबल है, तो 1/4/24 से लेके 31/7/25 तक अगर कोई भी टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होना था तो वो लो रेट पे हो जाएगा, लेकिन आपको 2 महीने कब मिलेंगे? 2 महीने ही मिलेंगे, और वो 2 महीने यहीं से मिलेंगे, यानी कि आपको जुलाई से 2 महीने मिलेंगे, जुलाई एंड से, यानी कि सितंबर, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने मिलेंगे। अगर सितंबर में आप 30 सितंबर तक इसको ऑपरेटिव कर लो, तो आपका जो पुराना टीडीएस यहाँ भी कटा होगा 1/4 को, तो वो भी लो रेट हो जाएगा, उसका हाई रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बोलता है, ठीक है। अब ये सेक्शन मैंने समझा दिया, अगर यार रिपीटेशन चाहिए तो आप एक बार 2 मिनट रिवाइंड करके देख लो, उसमें क्या है ना, इतना कोई बड़ा सीन नहीं है, ये आप देख लो, यहाँ पे ये अपना टॉपिक हो गया। इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम की 2 वीडियोस आएंगी, एक नॉर्मल रिटर्न की और एक आपके अपडेटेड रिटर्न्स की, है ना, तो वो आप देख लेना। इसके पहले आपको क्वेश्चन जरूर करा के जाऊंगा। यहाँ देखो आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन है ये, अभी पैन के ऊपर एक ही क्वेश्चन है फिलहाल वैसे, तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो कॉन्सिक्वेंस बताना है हमें कि एक पर्सन है, उसने 75,000 पे किए, कैश में पे किए ट्रेवल करने के लिए सऊदी अरेबिया में। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल जा रहा है, 50,000 से ऊपर इसने कैश में पे किया है, तो इसको पैन देना जरूरी है, ठीक है। तो इसने पैन तो दिया, लेकिन वो इंटेंशनली जो कोट किया वो गलत पैन कर दिया, तो ये लग रहा है ना गलत पैन कोट कर दिया, तो वो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, है ना, 10,000 की पेनल्टी लगेगी। वो बस सीधी सीधी नहीं लगेगी, थोड़ा सा प्रोसीजर है बस उसका, वो देख लो एक बार, है ना, वो पेनल्टी लगेगी। और फिर ये पूछता है, चलो आगे का बाद में देखना, ये पेनल्टी लगेगी। अभी क्या कहता है कि पैन कोट किया गलत, ठीक है, और सेक्शन क्या कहता है कि पैन कोट तो गलत कर दिया, और तो और उस बंदे को कोट करते हुए पता था या लग रहा था कि गलत है, या फिर लग रहा था कि सही नहीं है, ठीक है। सारी भाषा लिख दी इन्होंने कि या तो पता था गलत है, या फिर लग रहा था गलत है, या फिर लग रहा था कि सही नहीं है, तो पेनल्टी 10,000 रुपए की लगेगी। अब इसमें क्या बोला गया कि क्योंकि यहाँ पे कैश 50,000 से ऊपर ही था, तो इसने बोला कि कोट करना था पैन, और इसने गलत कोट कर दिया, तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन उस पेनल्टी को लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, यानी कि एसएससी का पूछा जाएगा, ले 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 मेरा मुन्ना तुमने गलत पेन क्यों कोट कर दिया रे, है
गलत पेन क्यों कोट किया? बताओ, रीज़न बताओ। अगर तुम्हारा कोई रीज़नेबल कॉज़ होगा, कुछ सच में कुछ ऐसी गलती होगी कि यार हो गई, गलती से हो गया ये वो, तो फिर ठीक है, तुम्हारे पे पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ऐसी जो राघव है यहाँ पे, वो बंदा नॉट एबल टू प्रूव है कि उसको वो नहीं प्रूव कर पा रहा कि रीज़नेबल कॉज़ था, पता चल रहा है कि उसने इंटेंशनली किया, तो फिर पेनल्टी इम्पोसिबल है। सीधी-सीधी बात ये बोलता है, ठीक है? इसके बाद क्या कहता है? क्या आंसर डिफरेंट होगा अगर वो नेपाल घूमने गया, सऊदी अरेबिया की जगह नेपाल घूमने गया? अच्छा, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आंसर एकदम सेम होगा चाहे वो नेपाल जाए। नेपाल भी फॉरेन कंट्री है यार, उन्होंने बोला है फॉरेन कंट्री जाने के लिए 50,000 से ऊपर का खर्चा किया, कैश में किया, तो पैन देना जरूरी है रे मुन्ना। तो वही चीज है यहाँ पे, नेपाल के लिए भी सेम आंसर है जैसा ही आपका सऊदी अरेबिया के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल का लेक्चर के टॉपिक मैंने बता दिए हैं, वो लेक्चर भी आपका टाइम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेलीग्राम पे आपको ये क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, चार्ट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। और मुझसे कनेक्ट करने के लिए भी आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।